हेलो स्टूडेंट, सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके पहले एक निबंध लेखन संबंधी वीडियो अपलोड किया गया था, एक मेंस में सिनॉप्सिस बनाने संबंधी वीडियो अपलोड हुआ था। अभी हाल ही में एक वीडियो मैंने 3 मार्कर्स को बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं इससे संबंधित वीडियो अपलोड किया था। ये वीडियो आप लोगों की एमपीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, बहुत ही मददगार साबित होंगे। इसलिए अगर किसी ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो उनको ज़रूर देखें। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि 5 मार्कर्स को हम बेहतर तरीके से कैसे लिखें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाए और हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सके। आप जैसा जानते हैं कि एमपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसके जो 3 स्टार्टिंग के पेपर हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 11 मार्कर्स। 3 मार्कर्स के संबंध में विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। आज मैं 5 मार्कर्स के संबंध में चर्चा करने वाला हूं और अगले वीडियो में मैं 11 मार्कर्स पर चर्चा करूंगा। 5 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा इनपुट में कम आउटपुट देने वाले होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इनमें ज़्यादा मेहनत हम करते हैं तब हमें मार्क्स मिल पाते हैं। 3 मार्कर्स में 3 में से 3 लाना ज़्यादा इजी है। 5 मार्कर्स, 11 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें फुल मार्क्स लाना बहुत टफ होता है। 5 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें एवरेज 3 नंबर आते हैं। अगर आप बहुत बेहतर तरीके से उनको लिखते हैं, एक्सटेंड तरीके से लिखते हैं तो 4, 4.5 तक नंबर मिल सकते हैं। तो ये नंबर कैसे मिलेंगे आपको, उसके क्या तरीके हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 5 मार्क्स का आंसर लिखने के लिए आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं वो 50 वर्ड्स हैं या 5 से 6 लाइन उसमें दिए गए हैं, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। आपकी जो कॉपी मिलती है उसमें 8 से 9 लाइन दी रहती हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि 50 से 60 वर्ड्स तक आप जो है 5 मार्कर्स के जो आंसर्स हैं उनको आप जो है 50 से 60 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से आपका पैटर्न है, आपका सिलेबस है। अब इसमें मैं आगे बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो है हम इनको बेहतर बनाएं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। जिसके लिए क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ये है 5 मार्कर्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ट्रिक्स, इस पर बात करने वाले हम लोग। तो इसका मैंने क्रम सबसे पहले बताया हुआ है कि आपको 5 मार्कर्स कहाँ पर लिखना है। देखो, 3 मार्कर्स सबसे पहले लिखना है, इसके बाद 11 मार्कर्स लिखना है और फिर 5 मार्कर्स लिखना है। यानी 5 मार्कर्स को 3 मार्कर्स तथा 11 मार्कर्स के बाद में लिखना है। ये सीक्वेंस मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, पहले 3 मार्कर्स, फिर 11 मार्कर्स, फिर 5 मार्कर्स आपको लिखना है। लेकिन अगर आपको कुछ 5 मार्कर्स ऐसे हैं जो अच्छी तरीके से नहीं आ रहे हैं, हो सकता है 5 में से 2 11 मार्कर्स आपको अच्छे नहीं आए, तो फिर उनको छोड़ करके कुछ 5 मार्कर्स आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छे आ रहे हों। इसके बाद फिर 11 मार्कर्स लिख दें और सबसे बाद में जो आपको 5 मार्कर्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, यानी जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उनको सबसे बाद में लिखें, है ना। तो इस तरीके से हम लिखने का सीक्वेंस रख सकते हैं। आई बात समझ में? यानी कुछ ऐसे 5 मार्कर्स
होंगे, दो या तीन हो सकते हैं, तो उनको जो है सबसे लास्ट में आपको लिख के आना है, जिनके बारे में आपको जानकारी बहुत कम है, बहुत सीमित है या नहीं है। उसमें जो भी आपको समझ में आए कुछ पॉइंट्स लिख के आ जाओ, क्योंकि समय भी कम रहेगा आपके पास और आपको वो आ भी नहीं रहे हैं, है ना, तो कुछ डायग्राम बना के आ जाओ, पॉइंट लिख दो, है ना, जो भी आपको समझ में आए। चार्ट भी बना सकते हैं, कोई डायग्राम के द्वारा उसको समझा सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो बना करके आपको पेपर कंप्लीट करके आ जाना है। तो ये एक सीक्वेंस मैंने बताया है। आगे है कि 5 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हेडिंग नहीं लिखना होती है। मैंने आप लोगों को 3 मार्कर्स के वहाँ पर भी बताया था, है ना। 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्वेश्चंस की हेडिंग नहीं लिखना है। 11 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस हैं वहां पर क्वेश्चन की हेडिंग आपको लिखना है ना। इसके आगे है प्रस्तावना, आपको जरूर लिखना है। 5 मार्कर्स के जो आंसर्स होते हैं उनमें प्रस्तावना लिखना है, लेकिन बहुत संक्षेप में लिखना है और वो 1 लाइन, 1.5 लाइन या 2 लाइन की होनी चाहिए। इससे ज्यादा प्रस्तावना आपको नहीं लिखना है। प्रस्तावना की हेडिंग नहीं लिखी जाती है, प्रस्तावना और निष्कर्ष की हेडिंग नहीं लिखी जाती है, आपको ध्यान रखना है। निष्कर्ष तो इसमें लिखना ही नहीं है, हालांकि प्रस्तावना लिखना है, लेकिन हेडिंग किसी की भी कहीं भी नहीं लिखी जाती है। उसका कारण यह है कि पहला पैरा जो होता है वो प्रस्तावना का होता है और लास्ट पैरा निष्कर्ष का होता है, तो ये अंडरस्टूड बात है, तो इसको लिखने की जरूरत हमें नहीं होती है। ठीक है, तो प्रस्तावना की हेडिंग लिखना है, ना ही निष्कर्ष की हेडिंग लिखना है। इसमें निष्कर्ष लिखने की जरूरत नहीं होती है। निष्कर्ष जो है आपको 11 मार्क्स में लिखना है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। प्रस्तावना में यहां पर क्या लिखना है? वैसे प्रस्तावना जो होती है वो फ्रेमवर्क होती है। मैंने निबंध का जो वीडियो बनाया था उसमें प्रस्तावना किस तरह की होनी चाहिए वहां पर मैंने बताया था, लेकिन यहां पर बहुत संक्षेप में आपको प्रस्तावना लिखना है, तो यहां पर उतना डिटेल हम नहीं कर सकते, है ना। जैसे 11 मार्क्स में प्रस्तावना हम लिखेंगे तो उस समय जो है अच्छे से आपको प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना एक्चुअली फ्रेमवर्क होती है। प्रस्तावना किसी पिक्चर का ट्रेलर की तरह होती है। जिस तरीके से हम ट्रेलर देख करके पूरी पिक्चर के बारे में पता लगा लेते हैं, वैसी प्रस्तावना होती है ना। तो लेकिन इतना यहाँ पर डिटेल आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो प्रस्तावना लिखनी है वो प्रश्न की प्रकृति के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे कोई संगठन पूछा है तो उसकी स्थापना का ईयर, डेट, उसका मुख्यालय लिख देना है, ज्यादा उसके अध्यक्ष लिख देना है, वर्तमान अध्यक्ष। किसी का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, जैसे पत्सोपान पूछा गया तो पत्सोपान के गुण पूछे गए हैं या लक्षण पूछे गए हैं, तो पत्सोपान का आपको अर्थ लिखना है 1 लाइन में, 1.5 लाइन में। सत्ता की अवधारणा पूछी गई है तो सत्ता का अर्थ आपको लिखना है 1-1.5 लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तावना में बहुत ज्यादा आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है। टू दी पॉइंट आपको प्रस्तावना 1 लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन में लिखना है। निष्कर्ष नहीं लिखना है, जैसे मैंने बताया। ये कर सकते हैं कि अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई नया अपडेट आपको पता है, कुछ नया चेंज हुआ है, महत्वपूर्ण चेंज है, तो उस अपडेशन को, उस जो चेंज हुआ है उस फैक्ट को आपको 1 लाइन में अंत में लिख देना है, बस। ज्यादा डिटेल में उसको नहीं लिखना, 1 लाइन में हल्का सा हिंट कर देना, जो मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन कर देना है, बस हो गई बात। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रस्तावना नहीं लिखते हैं, सीधे पॉइंट डाला और स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सही नहीं है लिखने का तरीका। आपको 1 या 2 लाइन में प्रस्तावना तो लिखना ही चाहिए 5 मार्कर्स के आंसर से। इसके बाद बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके लक्षण निम्नलिखित हैं, इसके गुण निम्नलिखित हैं, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो औपचारिकताएं हैं ये आप भूल जाओ, ये अब यहाँ पर नहीं लिखना है। पुराना जो पैटर्न था उसमें बहुत ज़्यादा लिखना होता था, तो उसमें ये चीज़ चल जाती थी। अभी जो है ये लिखने का समय नहीं है। ना तो आपको ये सेंटेंस 5 मार्कर्स में लिखना है और ना ही 11 मार्कर्स में भी लिखना है। तो क्या करना है, ये करना है कि प्रस्तावना हमने लिखी, उसके नीचे आपने लक्षण, गुण, विशेषताएं हेडिंग लिख करके उसी के आगे पॉइंट डाल करके आपको लिखना
स्टार्ट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है विशेषताएं, गुण, दोष, लक्षण का जो हेडिंग है लिख करके उसी लाइन में पॉइंट लिखना प्रारंभ कर देना है। कोई भी लाइन आपको खाली नहीं छोड़ना है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, लक्षण लिखे, लक्षण की हेडिंग लिखी और उस सामने वाली लाइन को खाली छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको उसी लाइन से स्टार्ट कर देना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिख पाएंगे, क्योंकि आपके पास जगह बहुत लिमिटेड है। तो उस जगह का सही यूटिलाइज करना है। मेंस में एक तो स्पेस मैनेजमेंट और एक टाइम मैनेजमेंट, इनका दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इनका खास ध्यान आपको रखना होता है। इसके बाद आगे आता है पॉइंट्स के जो सेंटेंस हैं बहुत छोटे बनाना है। पूरा सेंटेंस आपको नहीं लिखना है, जिससे एक लाइन में एक पॉइंट कंप्लीट हो जाए, दूसरी लाइन में वो पॉइंट नहीं आए, नहीं तो आपको पॉइंट कम लिखने में आएंगे। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं करता है, होता है, जाता है ना, तो करता है की जगह करना, जाता है की जगह जाना, होता है की जगह होना, ऐसे है जो वर्ड है ये कम हो जाएगा, तो उससे काफी जो है वर्डन कम हो जाएगा, आपका लिखना कम हो जाएगा। इसके अलावा जैसे पशुपान में हम इसके लक्षण लिखते हैं, ऐसा संगठन पिरामिडाकार होता है, ये पूरा सेंटेंस। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, पिरामिडाकार संगठन। इसमें एक पॉइंट आता है, ऐसे संगठन में कार्य उचित माध्यम द्वारा होता है, तो हम लिख देंगे उचित माध्यम द्वारा कार्य। बस इस तरीके से आपको पॉइंट का जो सेंटेंस है उसको छोटा बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपको लिखने में आए। लेकिन ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं वो सार्थक होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने लिख तो दिया, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, एग्जामिनर समझ ही नहीं पा रहा है कि आपने ये क्या लिखा है, तो ऐसा नहीं करना है। सारगर्भित या सार्थक सेंटेंस आपको लिखना है, गैर जरूरी तरीके से उसको छोटा नहीं करना है। पॉइंट अगर ज्यादा छोटा है और आपके पास स्पेस उसी लाइन में बच रहा है, तो एक लाइन में दो सेंटेंस भी हम लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। यदि पॉइंट छोटे हैं तो एक लाइन दो पॉइंट्स भी लिखे जा सकते हैं, जिससे ज्यादा पॉइंट आप लिख सकते हैं और इसी के नंबर आपको मिलते हैं। 5 मार्कर्स के जो आंसर्स होते हैं उसमें एवरेज 5 से 6 पॉइंट्स आने चाहिए। इससे कम अगर पॉइंट आते हैं तो आपको नंबर कम मिले। मिनिमम 5 तो होने ही चाहिए, 6 हो तो और अच्छी बात है, 7 हो तो और भी अच्छी बात है। 7 से ज़्यादा पॉइंट तो खैर लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट जरूर ऐसे आ जाते हैं कि जो 2 लाइन में हमें लिखना होता है, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन आपका हो ही जाएगा लगभग, तो ऐसे 5, 6, 7 पॉइंट ही आप लिख पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। इसके आगे है इसमें जो पॉइंट हम लिखते हैं वहां पर हेडिंग नहीं लिखना है, पॉइंट्स की हेडिंग नहीं लिखना है। लिखना क्या है, क्या करना है, पॉइंट्स के अंदर जो मेन वर्ड होते हैं उनको हमें अंडरलाइन कर देना है, इस तरह से, है ना। इसमें पॉइंट्स की हेडिंग नहीं लिखना है। पॉइंट्स की हेडिंग जो है आपको 11 मार्कर्स में लिखना है, अभी हम आगे उस पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हेडिंग नहीं लिखना है, पॉइंट छोटा बनाना है और उस पॉइंट के अंदर जो मेन वर्ड होते हैं उन वर्ड्स को आपको जो है अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नहीं तो वो पहचान चिन्ह के रूप में उसको स्वीकार कर सकता है, जिससे आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपकी कॉपी चेक होना रुक सकती है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ क्रिएटिव वर्क भी हम कर सकते हैं। 11 मार्कर्स के जो आंसर्स होते हैं उसमें तो सभी आंसर्स में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है, क्रिएटिव वर्क करना है, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, है ना। साइड में थोड़ा सा स्पेस ले करके वहाँ पर क्वेश्चन की प्रकृति के अकॉर्डिंग मैप है, डायग्राम है, चार्ट है, पाई चार्ट है, ग्राफ है, हम बना सकते हैं।
किसी में डायग्राम बनता है, किसी में मैप बनता है, किसी में पाई चार्ट बनता है, किसी में चार्ट बनता है, किसी में ग्राफ बनता है। वो क्वेश्चन की प्रकृति के अकॉर्डिंग होता है ना। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है ये क्रिएटिव वर्क अनिवार्य रूप से करना है। अगर नहीं उसमें डिमांड है तो नहीं करना है, सीधी सी बात है, डिमांड के अनुसार करना है ना। तो इस तरीके से देखिए, इसमें खाली पेज मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये जो स्पेस है, इस स्पेस का आपको जो है यूटिलाइज डायग्राम बनाने में करना है। डायग्राम, मैप, चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ, इसको बनाने में करना है। जैसे कोई वृद्धि दर्शाना है, जनसंख्या वृद्धि है, लिंगानुपात में वृद्धि है या कमी है, विकास दर में वृद्धि है, बेरोजगारी दर में वृद्धि है, गरीबी में कमी है, तो उसको हम ग्राफ के द्वारा ऐसे बना सकते हैं। आप सभी जानते ही हैं, इस तरीके से ग्राफ बना करके हम ऐसे बता सकते हैं। ये अगर परसेंटेज आपको बताना है, अलग अलग परसेंटेज दिए गए हैं, जैसे जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का योगदान आपको बताना है, तो उसको हम पाई चार्ट के जरिए ऐसे बताते हैं, है ना। इस तरीके से ऐसे 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 बताते हैं। ऊर्जा में अलग अलग जो विद्युत है, ताप विद्युत है, जल विद्युत है, पवन ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, इनका पार्टिसिपेशन बताना है, इनका योगदान बताना है, तो हम पाई चार्ट के माध्यम से बताते हैं। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें हम मैप बना देते हैं। यहाँ पर छोटा मैप, एमपी का मैप या इंडिया का मैप, ऐसे मैप थोड़ा सा बना देते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पर करना जरूरी है, ठीक है। तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये आप ध्यान रखें, है ना। इसके आगे इसके टाइप्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, किस किस तरीके से 5 मार्कर्स पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं, उसके प्रकार यहाँ पर मैंने बताए। जैसे 3 मार्कर्स के प्रकार भी मैंने वहाँ पर बताए थे, और इनको कैसे लिखना ये भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इसमें गुण दोष पूछे जाते हैं, जैसे सत्ता के गुण दोष पूछ लिए, पशुपान के गुण दोष पूछ लिए, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, डीपीएसपीएस के गुण दोष पूछ लिए। इसमें क्या करते हैं, जैसे पशुपान के गुण दोष पूछे हैं, तो पशुपान का 1 या 2 लाइन में अर्थ आपको लिख देना, उसकी डेफिनेशन लिख देना, फिर सीधे गुण या दोष हेडिंग लिख देंगे, फिर उसके जस्ट आगे से पॉइंट डाल करके हमें जो है छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख देना है। तो ये है इस तरीके से गुण दोष का 5 मार्कर्स। अब आगे महत्व या भूमिका आपको जो है पूछी गई है 5 मार्कर्स में, उसमें भी यही करना है। एनजीओ या राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका या महत्व, तो एनजीओ का अर्थ लिखना है आपको, फिर उसकी भूमिका लिख देना है, महत्व लिख देना है। ऐसे राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका पूछी जाती है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, उसका जो अधिनियम है, उसकी जो धारा है, उसका उल्लेख करके उसका गठन का जो समय है, डेट है, ईयर है, वो आपको लिख देना है। इसके बाद भूमिका लिख करके उसको जो है पॉइंट में कंप्लीट कर देना है। इसके बाद कार्य संबंधी 5 मार्कर्स पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य पूछ लिए, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, उसका अधिनियम, उसका ईयर, डेट, मुख्यालय आपको लिखना है, फिर उसके कार्य लिखना है। फिर लक्षण विशेषताएं पूछी जाती हैं, तो उसका अर्थ लिख देना है, जो भी जिसकी विशेषताएं लक्षण पूछी गई हैं, फिर उसकी लक्षण विशेषताएं लिखना। तो इस तरीके से ये जो मैंने टाइप्स बताए हैं 5 मार्कर्स के, ये सारे आपको पॉइंट्स में लिखना है, प्रस्तावना लिख करके पॉइंट में सारे 5 मार्कर्स आपको लिखना है। अब आगे इसके बाद है अवधारणात्मक व्याख्या अगर पूछी जाती है, ये पब्लिक एड में ज्यादातर पूछा जाता है ना। सत्ता की अवधारणात्मक व्याख्या लिखिए, उत्तरदायित्व की अवधारणात्मक व्याख्या लिखिए। तो उसमें आपको क्या लिखना होगा, उसमें 3 चीजें आपको लिखना है, अर्थ, उदाहरण, लक्षण, 3 चीजें आपको यहां पर बताना होगा। यही अगर आपको 3 नंबर में पूछ ले, उत्तरदायित्व की अवधारणात्मक व्याख्या, तो आपको 2 चीजें लिखना है, उसका अर्थ लिखना है, एक कोई एग्जाम्पल लिख देना है। तो ये 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन कवर हो जाता है।
लक्षण नहीं लिखना है, लक्षण आपको लिखना है 5 मार्कर्स में, है ना। तो 5 मार्कर्स में अगर ये क्वेश्चन आता है उत्तरदायित्व का उदाहरणात्मक व्याख्या, तो 3 चीजें लिखना है, अर्थ, उदाहरण और लक्षण। यही अगर 3 नंबर में आता है तो उसमें केवल 2 चीजें लिखना है, अर्थ और उदाहरण। इसके बाद आगे है टिप्पणी विश्लेषण। किसी विषय पर टिप्पणी पूछ ली गई है, उसका एनालिसिस पूछ लिया गया है, तो ये पैराग्राफ में आपको लिखना है ना। इनको पॉइंट में हम नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से मूल्यांकन है, परीक्षण है, विवेचन या विवेचना है, समीक्षा है, और किसी विचारक के कथन का एनालिसिस करने को पूछा जाता है। तो ये सारे आपको पैराग्राफ में ही लिखना होते हैं। ये ज़्यादातर कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में होता है कि यूपीएससी में पैराग्राफ में लिखे जाते हैं आंसर, एमपीपीएससी में पॉइंट में लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है। किस आंसर को हमें पॉइंट्स में लिखना है, हेडिंग में लिखना है, किस आंसर को हमें पैराग्राफ में लिखना है, ये क्वेश्चन की प्रकृति के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। चूंकि यूपीएससी में कोटेशन पूछे जाते हैं, किसी विचारक का कोटेशन दे दिया, उसको डिस्क्राइब करने के लिए पूछ लिया गया, तो उसको आप पॉइंट में नहीं बता सकते हो, उसमें आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेंगे। यूपीएससी में इसलिए पैराग्राफ ज़्यादा चलते हैं क्योंकि वहाँ पर कोटेशन पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ पर सीधे क्वेश्चन आते हैं, लक्षण, गुण, दोष, विशेषताएं, महत्व, भूमिका, तो वहाँ पर जो है आपको पॉइंट या हेडिंग लिखने होते हैं। ये है, ठीक है। अब पैराग्राफ कैसे लिखना है, ये भी, इसका भी एक तरीका होता है ना। पैराग्राफ जो होता है वो ये जो लाइन होती है, इस लाइन से थोड़ा सा गैप दे करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ से थोड़ा सा हमने गैप दे दिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे यहाँ से हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया, फिर अगला जो पैराग्राफ होगा वो भी इसी सीध में यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे। अगला पैराग्राफ जो होगा वो भी इसी सीध में, इसके सीध में से स्टार्ट होगा, जिससे एक सीक्वेंस बन जाता है और आंसर अच्छा दिखता है। तो 5 मार्कर्स को हम अगर पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो 3 पैरा हमें बनाना पड़ते हैं। एक पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन का, 2 लाइन का, फिर 3-3 लाइन के 2 और पैरा हमें बनाना है। ऐसे टोटल 3 पैरा में हमें आंसर 5 मार्कर्स का लिखना है। अगर अंतर पूछा जाता है 5 मार्कर्स में, तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें अंतर लिखने से पहले वहां पर भी इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। दोनों का कंबाइंड इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। बच्चे इसमें क्या करते हैं, सीधे उन्होंने जो है लाइन खींची, बीच में लाइन खींची, एक तरफ सत्ता एक तरफ शक्ति लिख दी और स्टार्ट हो गए, इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हैं। लेकिन हमें यहां पर भी इंट्रोडक्शन लिखना है और दोनों का मिलाकर के इंट्रोडक्शन लिखना है, कंबाइंड लिखना है। जैसे सत्ता तथा शक्ति में अंतर पूछ लिया गया, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, तो आपको इस तरह से लिखना है कि सत्ता तथा शक्ति अपना प्रभुत्व स्थापित करने तथा दूसरों से अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के महत्वपूर्ण साधन है। ये आपको 1-1.5 लाइन में ऐसा हो जाएगा। फिर आपको नीचे एक टेबल बना के अंतर लिख देना है। अंतर लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका परंपरागत तरीका है कि उसमें जो है पॉइंट डाल करके हमने लिखा सत्ता में ये होता है, जबकि शक्ति में ये होती है, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है बीच में लाइन खींच करके एक तरफ लिख दिया सत्ता, एक तरफ लिख दी शक्ति। तीसरा तरीका एक आधार दे करके, एक बेस दे दिया हमने, आधार दे दिया, और उस आधार पर हमने सत्ता तथा शक्ति के बीच अंतर लिखा है, तो वो ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है ना। उसमें 4 कॉलम आ जाते हैं। एक तरफ हमने लिख दिया क्रमांक, फिर आधार, फिर एक तरफ सत्ता, और लास्ट में कॉलम हो गया शक्ति का। तो एक जो आधार दिया है उसके आधार पर जो है आपको अंतर बताना रहेगा, है ना। जैसे सत्ता शक्ति में जैसे एक अंतर हम लिखते हैं कि विधि का पुट, है ना, विधि का पुट एक आधार हो गया। तो सत्ता में विधि का पुट होता है, शक्ति में नहीं होता है। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट इसमें आ सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल देकर आपको बताया। तो ये इस तरह से यहां तक हो गया। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि इनको हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने खुद अपने हाथ से कुछ
5 मार्कर्स उसी फॉर्मेट में लिखे हैं, उनको मैं जो है यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि 5 मार्कर्स को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये पेपर सेकंड है, उसका पार्ट ए है, कंप्लीट पार्ट ए है। इसमें 5 यूनिट के क्वेश्चंस हैं, 3 यूनिट पॉलिटी की हैं, चौथी यूनिट पॉलिटिकल थिंकर्स की है और 5 यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, आप जानते ही हैं। तो इन 5 यूनिट्स के मॉडल क्वेश्चन हैं, उनके आंसर मैंने जो है उसी फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कितना मैटर इस स्पेस में आ रहा है, क्योंकि जब हम प्रिंटेड मैटर देखते हैं तो उसमें एक ये अंदाजा नहीं लग पाता है कि ये जो मैटर दिया है, ये मैटर जो है हाथ से लिखने में उस स्पेस में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। लेकिन अब चूंकि मैंने हाथ से ही लिखा हुआ है, ये आपको भी हाथ से ही वहां पर लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें आ सकता है ना। तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए आप, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, प्रस्तावना में लिखित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय से क्या आशय है। ये क्वेश्चन ज्यादातर आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसको मैंने लिखा हुआ है हाथ से। तो 2 लाइन में इंट्रोडक्शन देखो, इसमें लिखी हुई है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना उपबंधित है। फिर मैंने लिखा है स्रोत रूसी क्रांति, और इसमें नीचे मैंने इसका ईयर लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं था, तो ऐसे हम नीचे लिख सकते हैं 1917। अब स्रोत मैंने लिख करके उस डैश लगा के लिख दिया। अगर हम इसको लिखते कि ये रूसी क्रांति से लिए गए हैं तो एक लाइन इसमें हो जाती, इसलिए इसको मैंने स्रोत रूसी क्रांति लिख करके छोड़ दिया है ना। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद फिर मैंने इस फॉर्मेट में लिखा हुआ, आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा है ना। प्रस्तावना में 3 वर्ड हैं, ये सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो इनका मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है और इनके आर्टिकल्स भी इससे संबंधित लिखे हुए हैं। तो सामाजिक न्याय का मीनिंग क्या है, जाति, लिंग, रंग तथा धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना, ये सामाजिक न्याय से आशय है। फिर इसके आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, 15 है, 16 है, 29 है, 30 है, 39 है, 41 है, 42 है, ये इससे संबंधित आर्टिकल्स हैं। तो ये सामाजिक न्याय कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा हम लिख ही नहीं सकते हैं क्योंकि स्पेस ही नहीं है और समय भी कम रहता है। इसी तरीके से राजनीतिक न्याय को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, राजनीतिक जीवन में सभी को समान अवसर प्रदान करना। फिर जैसे वयस्क मताधिकार, इसका आर्टिकल भी लिखा हुआ है 326, और चुनाव लड़ने का अधिकार, है ना। सभी व्यक्तियों को एज के क्राइटेरिया में जो आ रहे हैं उनको सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। तो ये राजनीतिक जीवन में स्वतंत्रता है और इसी को हम राजनीतिक न्याय कह सकते हैं। राजनीतिक जीवन में समान अधिकार ये दिया गया है। अगर हम इसमें सभी में लिखते राजनीतिक न्याय से आशय, सामाजिक न्याय से आशय, आर्थिक न्याय से आशय, तो इसमें अनावश्यक वर्ड हो जाते, इसलिए मैंने वो वर्ड यूज नहीं किए हैं ताकि कम वर्ड्स में हम ज़्यादा लिख सके। इसी को हम कहते हैं गागर में सागर। ये गागर में सागर की बात है। मेंस में गागर में सागर भरना जिसको आ गया उसकी जीत निश्चित है, आप ये समझ के चलो। इसी तरीके से आर्थिक न्याय का मतलब है आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव तथा आय की असमानता को समाप्त करना। ये इसमें फिर आर्टिकल्स बताए गए हैं, अनुच्छेद 19(1)(g), 38 का 2 दूसरा पॉइंट है, 39, 42 और 43, ये आर्टिकल जो है आर्थिक न्याय से रिलेटेड है। अब अगर पर्टिकुलर कोई भी एक आपको 5 मार्कर्स में आता है तो अर्थ लिखने के साथ साथ ये जो आर्टिकल्स हैं इनको आपको डिटेल करना है।
संक्षेप में डिटेल करना है। अगर आपको कोई भी एक 5 मार्क्स में पूछा जाता है, एक अगर 3 मार्कर्स में पूछा गया है तो यही कहीं आप लिख सकते हैं जो लिखा हुआ है, सामाजिक न्याय को समझाइए। ये अगर 3 नंबर में पूछा गया है तो आप ये जो मैटर है ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से राजनीतिक न्याय या आर्थिक न्याय जो है 3 मार्कर्स में पूछा गया है तो इसको आप लिख सकते हैं। अगर इनको अलग अलग 5 नंबर में पूछा गया है तो आपको इसमें क्या चेंज करना है, इसके लिए आपको ये जो आर्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं उनको डिस्क्राइब कर देना है। तो ये 5 नंबर में भी अलग अलग लिखे जा सकते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद आगे है अगला क्वेश्चन, संविधान की भारत की संविधान संशोधन प्रक्रिया में कठोरता तथा लचीलेपन का मिश्रण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये जो है क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखा हुआ है, संवैधानिक प्रावधानों को परिवर्तित परिस्थिति के अनुरूप बनाने के लिए संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है या उपबंधित है या दी गई है। इसका स्रोत भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे मैंने लिखा नहीं है, स्रोत दक्षिण अफ्रीका का संविधान हम लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ज़्यादा मैटर हो जाएगा इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब संविधान संशोधन प्रक्रिया में 2 तत्व हैं, कठोरता है और लचीलापन है। तो क्यों कठोरता है, क्यों लचीलापन है, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं। कठोर का मतलब होता है बहुत मुश्किल से जब अमेंडमेंट हो, संशोधन हो, तो उसको कठोर संविधान कहा जाता है। आसानी से अगर संशोधन हो तो उसको लचीला कहा जाता है। तो कठोर क्यों है हमारे प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया, उसमें लिखा हुआ है संघीय व्यवस्था से जुड़े कुछ जो बंद है उनमें अगर संशोधन करना है तो संसद के विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन भी जरूरी होता है। तो कितना टफ हो गया, संसद का विशेष बहुमत चाहिए, साथ ही साथ राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए, उसको वो भी कम से कम आधे राज्य का अनुमोदन चाहिए। साधारण बहुमत से वहां पर हालांकि संशोधन होता है। तो ये चूंकि कठिन प्रक्रिया है इसलिए ये जो व्यवस्था है ये कठोरता का परिचायक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कठोरता का परिचायक, क्योंकि बहुत मुश्किल से संशोधन होगा, राज्यों का भी अनुमोदन लेना पड़ेगा। फिर इस प्रक्रिया से कहां पर किन उपबंधों में संशोधन हो रहा है होता है, तो उसमें 4थी अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है, अनुच्छेद 54 है। यहाँ पर जो है इनका डिटेल बताने का ये सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस हैं 5 मार्कर्स, उनमें किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरह की फॉर्मेटिंग करना है, किस तरह से मैटर उसमें उस क्वेश्चन में आएगा, ये मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। इसका सभी का अलग अलग एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मुझे करने की जरूरत नहीं है कि 4थी अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या है, आर्टिकल 54 में क्या है, ये सबको लगभग पता है ना। यहाँ पर सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मैटर 5 मार्कर्स में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको मैनेज किया हुआ है लिख करके। फिर लचीलेपन की अगर बात हम करें तो लचीलापन क्यों है ना, तो कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनमें संशोधन केवल संसद ही कर रही है, उसमें राज्यों का अनुमोदन लेना ही नहीं है। संसद कुछ में तो साधारण बहुमत संशोधन कर रही है और कुछ के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो ये लचीलेपन का परिचायक हो गया। जैसे नए राज्य की स्थापना है, वर्तमान राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है, 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, इन सभी में संशोधन संसद केवल साधारण बहुमत से करती है, इनके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है, मौलिक कर्तव्य है, डीपीएसपी है, इनमें संशोधन करने के लिए संसद का विशेष बहुमत चाहिए रहता है। तो ये यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। तो ये है इस तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन उसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के दौरान प्राप्त शक्तियों का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैंने इस तरह से लिखा है, देखिए। तो इसका इंट्रोडक्शन पहले आपको लिखना है। निर्वाचन जैसे लोकतांत्रिक दायित्व के निर्वहन के लिए संविधान के अनुरूप अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया या हुआ। तो स्पेस कम होने की वजह से मैंने उसको जो ईयर है 1950 नीचे लिख दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद फिर
शक्तियां, जैसे मैंने पहले बताया है कि हेडिंग लिख करके वहीं से आपको पॉइंट लिखना स्टार्ट करना है और जो मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है, जैसे इसमें किया हुआ है आप देख सकते हैं। तो इसमें पहली जो शक्ति है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। जैसे आप पार्टी को जो है अभी राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है निर्वाचन आयोग द्वारा। मानदंड अगर पूरा कोई दल नहीं कर रहा है तो उसकी मान्यता को समाप्त भी किया जा सकता है, जैसे अभी कुछ दलों की मान्यता को समाप्त किया गया है। राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनाव आचार संहिता निर्मित करना तथा इसके उल्लंघन पर कार्रवाई करना। चुनाव आचार संहिता के दौरान नई नियुक्तियां जो की जाती हैं, स्थानांतरित किए जाते हैं, उन पर रोक लगा सकता है भारत निर्वाचन आयोग। फिर उम्मीदवारों की जो निर्वाचन संबंधी योग्यता अयोग्यता है उसकी जांच आयोग द्वारा की जाती है। योग्यताएं निर्धारित संसद करती है, जैसे जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, इसके तहत उम्मीदवारों की जो योग्यताएं हैं वो डिसाइड की गई हैं। तो वो योग्यताएं जो उम्मीदवार हैं वो अगर पूरी नहीं करते हैं, उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति राज्यपाल से रिकमेंड करता है और फिर राष्ट्रपति राज्यपाल उनकी सदस्यता को निरस्त कर सकते हैं। तो ये हो गया इस तरह से भारत निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन। आगे है, पिछले कुछ वर्षों से तीव्र हो रहे जन आंदोलनों के प्रमुख कारणों को नवीन उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये अगला क्वेश्चन है। तो इसको जो है इस तरह से मैंने लिखा है, इसका पहले इंट्रोडक्शन। जागरूक जनता द्वारा किसी व्यवस्था अथवा कानून के विरुद्ध किया गया आंदोलन जन आंदोलन कहलाता है, इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर नया एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, मणिपुर में हिंसात्मक जो आंदोलन अभी चल रहा है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। फिर इसके कारण यहाँ पर लिखे हुए आप देख सकते हैं, है ना। जनता द्वारा सरकार की नीति या कानून का विरोध करना ये एक कारण है। जैसे किसान आंदोलन है, CAA के विरुद्ध आंदोलन हुए थे ना, नागरिकता संशोधन जो अधिनियम था CAA, उसके खिलाफ आंदोलन हुए। किसान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ हुए तो कृषि कानून तो हटा दिए गए थे, है ना। CAA अभी लागू है। अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आंदोलन होते हैं, जन आंदोलन, जैसे आरक्षण को लेकर के आंदोलन किए जाते हैं। वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करके किसी नई व्यवस्था को लागू करने के संबंध में होते हैं, जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसके खिलाफ जो है आंदोलन किया जाता है। जैसे अभी MPPSC द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किए जा रहे थे, एग्ज़ाम प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, तो उसके खिलाफ आंदोलन किए जा रहे थे MPPSC के खिलाफ स्टूडेंट्स द्वारा। तो इस तरीके से धर्म विरोधी बयानबाजी का विरोध करने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। जैसे नूपुर शर्मा द्वारा जो है एक स्टेटमेंट दिया गया था, तो उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था उस समय, पुरानी बात है। पृथक जिले तथा पृथक राज्य की मांग करने के लिए भी आंदोलन होते हैं, जैसे पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग लगातार की जा रही है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अगला है मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया को देश तथा जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैंने कहा है, एक्चुअली कुछ दिनों पहले मीडिया को लेकर के काफ़ी चीज़ें चली हैं, कुछ मीडिया में घटनाएं हुई हैं, जैसे TRP घोटाला है, टूल किट मामला है, ट्विटर और सरकार के बीच विवाद है। तो इन सबको देखते हुए लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उस पर अनउत्तरदायी होने के आरोप लग रहे हैं। तो इसके संबंध में उसको उत्तरदायी बनाने के लिए क्या सुझाव हम दे सकते हैं, उस तरह के यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं। तो जवाबदेह बनाने के लिए सुझाव, IT संबंधी कानून में परिवर्तन करना तथा नए IT कानून बनाने के लिए संबंधित वर्ग का परामर्श लेना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री साझा करने पर मीडिया की जवाबदेही तय करना। सोशल मीडिया पर अश्लीलता परोस रही साइटों को तत्काल प्रतिबंधित करना। निजता के अधिकार के संरक्षण हेतु डेटा संरक्षण कानून बनाना
और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है मीडिया पर उपलब्ध कंटेंट के सत्यापन के लिए एक विशिष्ट तंत्र गठित करना, जो अभी नहीं है। तो ये कुछ सुझाव मैंने अपनी तरफ से दिए हैं। ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपको ऐसे कहीं मिलेंगी नहीं, बुक्स में सीधे नहीं मिलती हैं, खोजना पड़ती हैं, सर्च करना पड़ती हैं। तो ये मैंने सुझाव दिए हैं इस तरीके से। अगला है स्वयं सहायता समूह का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान में स्वयं सहायता समूह यानी SHG की भूमिका की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो पहले मैंने SHG को डिफाइन किया है, फिर एग्जाम्पल दिए हैं और फिर उसकी भूमिका अलग से लिखी हुई है। तो SHG विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति की हेतु आपसी सहायता से निर्मित स्वैच्छिक संगठन होते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 35,000 SHG हैं। इनमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नर्मदा महिला संघ, ये होशंगाबाद का स्वयं सहायता समूह है। धन लक्ष्मी बैंक, ये खरगोन का स्वयं सहायता समूह है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये क्वेश्चन है। SHG की भूमिका सामाजिक और आर्थिक उत्थान में क्या है, इसके देखो 6 पॉइंट टोटल दिए गए, 3-3 पॉइंट है। सामाजिक उत्थान में इसकी भूमिका क्या है, महिला सशक्तिकरण तथा जागरूकता का विकास करना, समूह के सदस्यों में मनोबल तथा आत्मविश्वास में वृद्धि करना, स्वनिर्णय की क्षमता तथा आत्मनिर्भरता का विकास करना। ये 3 पॉइंट हो गए सामाजिक उत्थान संबंधी। आर्थिक उत्थान संबंधी ऋण के लिए सेठ साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाना, बचत भावना का विकास करना, गरीबी तथा बेरोजगारी को समाप्त करना, ये आर्थिक उत्थान संबंधी पॉइंट हैं। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे है अगला, ये राजनीतिक विचारक संबंधी क्वेश्चन है, कोटेशन है ये। सर्वोदय जनता का समाजवाद है, जयप्रकाश नारायण के इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये जो है क्वेश्चन है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि कथन की व्याख्या हमें पैराग्राफ में करनी होती है ना। तो इसका आंसर है सर्वोदय की धारणा सर्वे भवन्तु सुखिना पर आधारित है। सर्वे भवन्तु सुखिना यानी सभी लोग सुखी हों। इससे आशय प्रत्येक वर्ग का सभी क्षेत्रों में विकास तथा उसका कल्याण है ना। ये हो गया, वही लाइन लिखी हुई है जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदय जनता का समाजवाद। उन्होंने सर्वोदय के माध्यम से शोषण विहीन, वर्ग विहीन तथा जाति विहीन समाजवाद की स्थापना पर बल दिया, जो राज्य की मशीनरी के बजाय जनता के आपसी सहयोग से ही संभव है। इसी को उन्होंने जनता का समाजवाद कहा है। फिर इसको मैंने एक एरो बना करके दर्शाया है, सर्वोदय, समग्र क्रांति, वर्ग विहीन, जाति विहीन, शोषण विहीन समाजवाद, फिर इससे जनता का समाजवाद आता है ना। तो एक सीक्वेंस है, पहले सर्वोदय होगा, उससे समग्र क्रांति आएगी, समग्र क्रांति होगी तो वर्ग विहीन, जाति विहीन, शोषण विहीन समाजवाद का उदय होगा और इसी से जनता का समाजवाद बन जाएगा। तो इस सीक्वेंस में मैंने एरो बना के इसको बताया हुआ है। और फिर नीचे लिखा है सर्वोदय की स्थापना के लिए उन्होंने क्या कहा है, किस पर बल दिया है, तो समग्र क्रांति, भूदान आंदोलन से जुड़े थे ये, ग्राम स्वराज की अवधारणा पर उन्होंने बल दिया है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी राजनीतिक विचारक संबंधी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय विचार आज के समावेशी विकास का आधार है। ये भी कोटेशन है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का विचार दिया है, वो आज के समावेशी विकास का आधार है, इसको डिस्क्राइब करना है। तो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, भारत के हिंदुत्ववादी चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से आशय समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उदय अर्थात उसके जीवन स्तर में सुधार करना है। यानी समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके जीवन स्तर में सुधार करना, उसका विकास करना, इसको कहते हैं अंत्योदय, अंत का उदय करना। ठीक है। उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन के अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग हैं, गरीब हैं, दलित हैं, उनका उत्थान करके उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर बल दिया जाता है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। यह स्पष्ट, अंत्योदय के माध्यम से समग्र राष्ट्र ही नहीं बल्कि समग्र विश्व का सम्यक तथा संपूर्ण विकास संभव है, जो समावेशी विकास का परिचायक है। ये इसका आंसर है, सटीक आंसर है। आप इसको
तैयार कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद आगे है, ये 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस हैं। लोक प्रशासन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने इस तरह से लिखा है, पुलिस राज्य के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है। आज गर्भ से लेकर कब्र तक, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करके लिखना है, गर्भ से लेकर कब्र तक व्यक्ति की प्रत्येक गतिविधि लोक प्रशासन द्वारा नियंत्रित तथा निर्देशित होती है। मैंने इसका इंट्रोडक्शन बनाया है, मेरा जो नोट्स है पब्लिक एड का वहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने खुद जो है ये इस तरह का इंट्रोडक्शन बनाया है। फिर आपको महत्व के पॉइंट लिखना है, सीधे सीधे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महत्व में नीतियों का निर्माण तथा उनका क्रियान्वयन करना, प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उस समय जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको राहत उपलब्ध कराना, उनका प्रबंध करना। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम होती हैं ये ज़्यादातर काम करती हैं। सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण रख के कानून व्यवस्था बनाए रखना, जनता को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है आदि उपलब्ध कराना। नई जो चुनौतियां आ रही हैं सरकार के सामने, देश के सामने, उसमें आतंकवाद है, नक्सलवाद है, साइबर क्राइम है, महामारी है जैसे कोरोना है ना, इनका सामना करना, है ना, इनका समाधान करना। तो ये हो गया इस तरीके से ये आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, लोक प्रशासन के विषय के रूप में विकास संबंधी विभिन्न चरणों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ये पिछले बार 2020 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी 11 नंबर में पूछा गया था, और इसको मैंने 5 मार्क्स में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको 5 मार्क्स में कैसे लिखेंगे, देखिए, लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में उदय अमेरिका में हुआ। यहाँ से प्रारंभ होकर के 6 चरणों से गुजरते हुए यह पूर्ण अध्ययन शास्त्र बन गया है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इसको टेबल में मैंने जो है इसके चरण और उसकी विशेषताएं लिखी हुई हैं। तो पहला चरण है, इसका समय आपको बताना है 1887 से 1926। इसमें 2 खास विशेषताएं हैं। लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में जन्म हुआ है, उसका समय 1887। इनके जनक है वुडरो विल्सन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनका निबंध है। उस निबंध के प्रकाशन के साथ ही लोक प्रशासन का अमेरिका में एक विषय के रूप में उदय हुआ है ना। इसका डिटेल हम बहुत सारा है, यहाँ पर करने का समय नहीं है। दूसरी इसकी विशेषता है राजनीति प्रशासन द्वैतभाव प्रबल, यानी राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग अलग बताया गया था। इसको कहते हैं द्वैत भाव, इंग्लिश में कहते हैं डाइकॉटमी। दूसरा है 1927 से 1937 सिद्धांतों पर बल दिया गया इसमें, इसलिए इसको सिद्धांतों का स्वर्णयुग कहा जाता है दूसरे चरण को। तीसरा चरण 1938 से 1947 का है। यहाँ पर सिद्धांतों को चुनौती दी गई थी, चैलेंज किया गया था, इसलिए इसको चुनौतियों का काल कहा जाता है। चौथा चरण जो है 1948 से 1970 तक है, इसको स्वरूप की संकटावस्था कहते हैं। पांचवा चरण 1971 से 1990 तक है। यहाँ पर 2 खास बातें हुई, लोक प्रशासन अंतर विषय बना और इसमें राजनीति प्रशासन समभाव पर बल दिया गया, यानी राजनीति प्रशासन दोनों को एक मान लिया गया, पहले दोनों को अलग अलग माना जाता था। लास्ट चरण है, छठा चरण 1991 से है वर्तमान तक, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण पर इसमें बल दिया गया, एलपीजी पर बल दिया गया। तो इस तरीके से जो है ये 5 मार्कर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको लिख कर बताए हुए हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरीके से आज का ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट्स करके बताएं। अगर अच्छे लग रहे हों तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर हमें बताएं, जिससे हमें आगे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की प्रेरणा मिले और इस क्षेत्र में अच्छा काम हम कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।